हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़ एंड आइस की करंट अफेयर्स जो कि हमारे मई मंथ की है। तो लास्ट वीडियो जो है ना ऐसे ही टर्मिनेट हो गए थे, जो हम लोग आत्मनिर्भर भारत के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो बीच में ही टर्मिनेट हो गया, तो फिर मैं उसे वैसे ही रहने दी। वैसे भी हाफ़ एन आवर उससे ज़्यादा हो गया था, तो आप लोग ने देख लिया होगा। काफ़ी नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। फर्स्ट वीडियो आपका आ चुका है जिसमें कि काफ़ी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अभी हम लोग मीट से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को देख रहे थे कि क्या क्या मेजर्स लिया गया है रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और इसी के साथ साथ एलाइड सेक्टर्स में। तो और भी पॉइंट इसमें देखने के लिए यहाँ पे बचा हुआ है। साथ ही इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रिफॉर्म को देखेंगे। फिर उसके बाद एमएसएमई सेक्टर्स के बारे में एक्सक्लूसिवली देखेंगे, और कुछ बिजनेस जो कि जनरल में है, और साथ ही साथ जनरल पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या लिया गया है जो कि इकोनॉमिक पैकेज का ही पार्ट है। तो हर एक सेक्टर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत जो है अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक है। इसको अच्छे से समझिए और इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेसन अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो, या फिर यहाँ पे आई बटन पे मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स के बारे में। तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बात करें, जो कि फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाएगा। तो फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, पहले ये समझिए, तभी आप लोग समझ पाओगे कि ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है क्या। इसमें 1 लाख करोड़ का आपका एलोकेशन दिया गया है। सो व्हाट इज़ फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर? इसमें एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, जितने भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होते हैं, जैसे कि टेम्प्रेरी स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह दिया जाता है, जिसमें कि अगर मान लीजिए कि आलू, प्याज, टमाटर सब कुछ उगाया गया है, तो इसको एक टेम्प्रेरी जगह पे रखने के लिए, कि अगर आपका ज़रूरत से ज़्यादा उगाया जाता है तो उसको आप लोग स्टोर करके रखते हो, तो उसके लिए एक यहाँ पे जो है ना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। जैसे कि स्टोरेज वगैरह होता है, वेयर हाउसेज होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसमें कि सारी चीज़ों को, यानी कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ है उसको यहाँ पे एक्सेस कर सके, इसके लिए। तो इसको कहते हैं फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इस केस में क्या है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को होगा, और एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर जो है ना उनको यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा होगा, कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के, उनसे वो यहाँ पे जो है असिस्ट कर सकते हैं ये सारे जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। तो ये समझ गए। तो इस फंड से क्या होगा कि इस फंड से अब यहाँ पे आपका एम्फेसाइज किया जाएगा कि कैसे इस फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें और एक एफोर्डेबल और फिनेंशियल वेएबल यहाँ पे लेकर आए, जिससे कि जो पोस्ट हार्वेस्ट है ना वो मैनेजमेंट सही से हो सके। इट मीन्स कि जितने भी यहाँ पे आपके पैदावार होते हैं, जितने भी क्रॉप्स का यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो जाता है कटाई होने के बाद, उनको एक सही जगह पे रख सके। तो ऐसा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, और इस फंड से क्या होगा कि इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे जिसमें कि पोस्ट हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो और बेटर तरीके से हो सके। क्या क्या इश्यूज़ है अगर हम लोग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, तो सबसे पहला आप लोग को भी पता होना चाहिए कि अब तक इतना डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे यहाँ एक अच्छा खासा जो है ना कोल्ड चेन की कमी है। यानी कि जो यहाँ पे हम लोग अगर एक्स्ट्रा पैदावार है, एक्स्ट्रा अगर यहाँ पे आलू की, टमाटर की अगर पैदावार हो चुकी है, तो उसको रखने के लिए हमारे यहाँ कोल्ड चेन अच्छा नहीं है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। साथ ही साथ जो फोकस किया जाता है वो शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन पे किया जाता है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसमें जो आज तक जो है देखा नहीं गया कि जितना भी किया जा रहा है वो इतना एनफ है। तो और भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। आज के डेट में एक देखें तो फार्मर्स को ज़रूरत है कि वो यहाँ पे 12 किलोमीटर जो है वो यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, जिससे कि वो अपने बगल वाले जो मंडी है, सबसे नियरेस्ट मंडी है, वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करना पड़ता है, वो भी इतना लिएबल नहीं है। तो इतना ट्रैवल करना पड़ता है, और मोर देन 50 किलोमीटर तो ट्रैवल करना पड़ता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहने का मतलब है जहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सारे स्टेट देखने को मिलते हैं। वहाँ पे उन लोग को मंडी तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर कुछ हम लोग नेशनल फार्मर कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो मार्केट की अवेलेबिलिटी जो है ना 5 किलोमीटर के ही अंदर होना चाहिए। ऑब्वियस है, एक तो फार्मर्स इतना मेहनत करते हैं, दिन भर खेत में रहकर वो काम करते हैं, जोतते हैं, उसके बाद हार्वेस्ट करते हैं, और हार्वेस्ट करने के बाद भी उनको अपने फसलों को मंडी तक पहुंचाने के लिए इतना लंबा ट्रैवल करना पड़े, तो फिर क्या फ़ायदा। तो मंडी को यहाँ पे बहुत कम डिस्टेंस में होना चाहिए, फार्मर्स के जो है नियरेस्ट में 5 किलोमीटर से भी कम की डिस्टेंस में होना चाहिए। तो ये फंड जो है ना कैसे एड्रेस करेगा ये जो इशू है, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोल्ड चेन की कमी है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की कमी देखने को मिलता है, अच्छा खासा जो है लोन नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही तरीके से नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन यहाँ पे दिया जाता है, फार्मर्स को बहुत लंबे समय तक जो है ट्रैवल करके जाना पड़ता है मंडी के लिए।
तो क्या ये फ़ंड जो है इस तरीके के इशू को एड्रेस करेगा? तो अगर हम लोग देखें कि इस फंड से क्या होगा ना कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जो शॉर्टर सप्लाई चेन है उसकी यहाँ पे क्रिएशन होगी। शॉर्टर सप्लाई चेन में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा कि जो लॉजिस्टिक का कॉस्ट है ना वो यहाँ पे कम हो पाएगा। क्योंकि आप लोग भी देखो कि क्या होता है कि अगर मंडी अगर अगल बगल रहता है ना तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस जो है वो कम ट्रैवल करना पड़ता है, और इससे क्या होता है कि सब्जियों की दाम भी कम होती है। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े तो ट्रैवल का भी यहाँ पे आपका कॉस्ट इंक्लूड हो जाता है, जिससे कि सब्जी के दाम भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो भी बहुत कम हो जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जो फार्मर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड है कि जो सप्लाई चेन है ना वो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लीनर हो जाएगा, और जो यहाँ पे लीकेज वगैरह देखने को मिलता है तो ये अब इससे नहीं हो पाएगा, और जो भी एसोसिएटेड रिस्क है उसको यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छा फंड है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया गया है कि फॉर्मलाइजेशन, यानी कि जो माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज है उसको फॉर्मलाइजेशन करने के लिए एक स्कीम लाया गया। यहाँ पे जो एलोकेशन है ये है 10,000 करोड़। इस स्कीम का एम यही है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 लाख जो आपके माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज है उनको हेल्प करना है, जो कि काफ़ी तरीके के प्रॉब्लम से यहाँ पे जूझ रहे हैं। यानी कि उनका जो कैपिटल का लिमिटेड एक्सेस है, उनको कैपिटल नहीं मिल पाता, वर्कफोर्स सही तरीके से नहीं है, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है, यानी कि जो मार्केट चेंज है वो बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही लो रिस्क एपेटाइट है, हाई डिपेंडेंसी है, सप्लाई चेन के ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका डिपेंड होते हैं। तो ये माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस होता क्या है ये समझिए। माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस यानी कि फूड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि माइक्रो कैटेगरी में है। जो एमएसएमई सेक्टर का आप देखते हो कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस है, तो जो यहाँ पे माइक्रो कैटेगरी का यहाँ पे फूड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग यहाँ पे माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस कहते हैं। जैसे कि एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या फिर कॉपरेटिव्स है। तो इन लोगों का क्या है ना कि छोटे छोटे यहाँ पे किसान या फिर छोटे छोटे लोगों का जो है एक समूह होता है, यहाँ पे ग्रुप होता है, जो कि इस तरीके से फार्मर्स के एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इंडल्ज होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रेशियो भी देखा गया है कि 70 to 80% जो स्टार्टअप्स है, एफपीओ जो है, वो आपके आज के डेट में देखने को मिला है कि बर्बाद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 ईयर्स का ये एग्जिस्टेंस है, और ये जो फर्स्ट 2 ईयर्स के एग्जिस्टेंस में 70 to 80% स्टार्टअप्स जो है इस एरिया में बर्बाद होते हुए दिख रहे हैं। और क्या इशू फेस किया जा रहा है माइक्रो फाइनेंस माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस के द्वारा? तो अनऑर्गेनाइज्ड जो माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस है इसमें टेक्निकल अपग्रेडेशन का भी ज़रूरत है, जिसके थ्रू जो है हम लोग FSSAI के फूड स्टैंडर्ड को अटेन कर सके, साथ ही एक ब्रांड और मार्केट कर सके अपने प्रोडक्ट का। अगर कोविड-19 की क्राइसिस देखें तो कंज्यूमर्स जो है ना अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हो चुके हैं कि फूड क्वालिटी देखेंगे, फूड सेफ्टी देखेंगे। ऑब्वियस है कि नहीं? अभी आप लोग अगर वेजिटेबल्स खरीद के लाते हो तो पहले उसको वेजी वॉश से वॉश करते होंगे, बाहर रखते हो कुछ टाइम, उसके बाद ही घर लाते होगे। अब उस तरीके का नहीं है कि सीधे वेजिटेबल्स लाए हम लोग और फ्रीज़ में रख दिए, वो टाइम तो चला गया। प्लस हम लोग फूड सेफ्टी पे भी ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो कैसे जो ये स्कीम है, इसका जो एम है, क्या वो ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएगा? तो इसमें आप लोग देखोगे कि हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है हमें, तो एक बेटर इंटीग्रेशन कर पाएंगे जितने भी रिटेल मार्केट है। इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस है उनकी इनकम इंक्रीज़ हो पाएगी। जब उनकी इनकम इंक्रीज़ हो पाएगी तो उनका आउटपुट भी बढ़ेगा, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। साथ ही जो है यहाँ पे जो एक्सपोर्ट मार्केट है वहाँ तक उनकी रीच हो पाएगी, तो ये सारा काम ज़रूर हो पाएगा। साथ ही वोकल फॉर लोकल का जो यहाँ पे आपका फंडा है उसको प्रमोट करना है कि जो हमारे लोकल प्रोडक्ट है उनको यहाँ पे जो है बाहर निकाल के लाना है। जैसे कि आप देखो कि मखाना है, तो मखाना कहाँ का है? बिहार का है। मैंगो अगर देखें तो यूपी का है। केसर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर का है। तो ये हमारे कुछ रीजन का आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो है ना जो लोकल यहाँ पे है, तो इसके लिए वोकल बनना है और एक सपोर्ट करना है हमारे डोमेस्टिक को भी, डोमेस्टिक मार्केट को भी और ग्लोबल मार्केट को भी। ठीक है, अब यहाँ पे है फ्रॉम टॉप टू टोटल। तो टॉप टू टोटल क्या है? इसमें 500 एलोकेशन से इसको डिटेल देख लेते हैं। टॉप आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे जब एक बजट था 2018 का शायद, या यस 2018 का, तो उसमें हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा जो है ना टॉप प्रोडक्ट के बारे में बात किया गया था। टॉप स्टैंड फॉर टोमेटो, ओनियन, पोटैटो। तो कभी भी आप लोग दिन भर में कुछ भी खाते हो, तो एक बार भी वेजिटेबल बनाते हो, तो आप लोग को टोमेटो, ओनियन, पोटैटो के बिना नहीं चलता होगा, ये कंपलसरी है। तो इसको जो है ना एक ऑपरेशन ग्रीन लाने की बात की गई थी, जिसके थ्रू टॉप प्रोडक्ट जो है ना वो आपको हमेशा मिलेगा, यानी कि टोमेटो, ओनियन, पोटैटो की कभी भी मार्केट में कमी नहीं होगी। और साथ ही साथ क्या है कि अब इसको और ज़्यादा बढ़ाया गया सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। टोटल
सिंपल कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो है ना यहाँ पे आपका ऑपरेशन ग्रीन के तहत लाया गया है। पहले सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट थे, बट अब हमारे यहाँ के सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी यहाँ पे ऑपरेशन ग्रीन में इंक्लूड किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन एक प्रोजेक्ट है जिसका एम है कि जो सप्लाई है टॉप क्रॉप का इंडिया में, उसकी प्राइसेस को यहाँ पे स्टेबलाइज करना। साथ ही साथ यहाँ पे जो है ईयर राउंड आप लोग देखोगे कि प्राइस वोलेटिलिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते हो प्याज के दाम कितने बढ़ जाते हैं तो 200 रुपये पर केजी भी मिलता है, टोमेटो के दाम बढ़ जाते हैं 60 रुपये पर केजी भी मिलता है, 90 रुपये पर केजी भी मैं खरीदी हूँ, तो इस तरीके का भी यहाँ पे मिलता है। तो वो नहीं होना चाहिए। पूरे एक साल अगर आप देखो तो हर टाइम आप लोग को एक ही प्राइस में ये मिले, क्योंकि बेसिक नीड है ना। कोई भी सब्जी आप बिना ओनियन का नहीं बना सकते, पोटैटो का नहीं बना सकते, तो ये सारी चीज़ें बहुत कंपलसरी हो जाती है। इस स्कीम में और क्या क्या फीचर्स हैं? 50% सब्सिडी दिया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, 50% सब्सिडी है स्टोरेज का, यानी कि कोल्ड स्टोरेज में अगर रखा जा रहा है तो उसमें 50% सब्सिडी भी है। और इस स्कीम में आपका जो है ना इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 6 मंथ के लिए, और 6 मंथ में जब ये आपका सक्सेस हो जाएगा तो फर्दर इसको एक्सपेंड किया जाएगा और एक्सटेंड भी किया जाएगा। एक्सपेक्टेशन क्या क्या है इस स्कीम से? एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे रिकिंडल कर सकते हैं जो डिस्ट्रप्टेड सप्लाई चेन है, उनको हम लोग रिकिंडल कर सकते हैं। एक कुछ भी रिजल्ट जो यहाँ से निकल कर आएगा उसको एड्रेस करेंगे। जो डिस्ट्रेस सेल है, यानी कि जो सेल और जो रिडक्शन होता है प्राइस का, कुछ फ्रूट्स का आप देखोगे 10 रुपये पर केजी भी मिलने लगता है, तो इतना ज़्यादा जो प्राइस का रिडक्शन होता है उससे फार्मर्स को प्रॉब्लम होती है। हमें तो अच्छा लगता है लेकिन फार्मर्स को प्रॉब्लम हो जाती है। उनकी जो है पूरी तरीके से वो जितना इनपुट लगाते हैं उसका आउटपुट नहीं मिल पाता है। लॉन्ग टर्म में देखें तो इससे क्या होता है कि जो है बेटर प्राइस रियलाइजेशन होता है फार्मर्स को। वेस्टेज जो है, जो बर्बादी होते हैं कोल्ड स्टोरेज के नहीं रहने से, क्या होता है कि एक्स्ट्रा अगर फसल यहाँ पे आपका निकल कर आता है तो वो बर्बाद हो जाता है। एफोर्डेबिलिटी जो प्रोडक्ट का है कंज्यूमर के लिए वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये सारा कुछ एक्सपेक्टेशन है जो कि लगाया जा रहा है कि अगर हम लोग टॉप से टोटल में आते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब आता है नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो मत्स्य संपदा मतलब आप लोग समझ रहे हो कि ब्लू रेवोल्यूशन की बात की जा रही है, फिशरीज़ की बात की जा रही है। एलोकेशन कितना है? तो 20,000 करोड़ तक का एलोकेशन है इस स्कीम का। अगर हम लोग देखें तो इस स्कीम का एम यही है कि ब्लू रेवोल्यूशंस लेकर आना, वो भी सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट में फिशरीज सेक्टर्स को इंडिया में। तो यहाँ पे 11,000 करोड़ है जो कि एलोकेट किया गया है मैराइन, इनलैंड फिशरीज़ और एक्वाकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे इनलैंड फिशरीज़ क्या होता है, जैसे कि आप देख लो जो लैंडलॉक्ड स्टेट है, जैसे कि बिहार स्टेट आप लोग देख सकते हो जहाँ से गंगा होकर गुजरती है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि इनलैंड फिशरीज़ हो गया। और मैराइन फिशरीज़ क्या है कि जो आप लोग देखोगे कि कोस्टल रीजन है, तो यहाँ पे आपका ओपन है पूरा एक रीजन जो है आपका पूरा, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से है ईस्टर्न पोर्शन, और वेस्टर्न पोर्शन आपका अरेबियन सी से मिला हुआ है, तो यहाँ पे अच्छे से फिशरीज़ होता है। उसके बाद एक्वाकल्चर है, यानी कि आप लोग आर्टिफिशियली जो है ना यहाँ पे एक पॉन्ड बना के वहाँ पे मछली वगैरह मत्स्य पालन करना। तो इस 3 तरीके का आपका यहाँ पे जो है ना एक्टिविटीज़ होता है जो कि फिशरीज से रिलेटेड है। तो ये सारी बातें हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का? ऑब्जेक्टिव सबसे पहला ये है कि फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना है। अभी 137 लाख मेट्रिक टन है, इसको यहाँ पे 220 लाख मेट्रिक टन तक बढ़ाना है 2024-2025 तक। सस्टेन करना है, एवरेज एनुअल ग्रोथ होना चाहिए 9%, वो भी फिश प्रोडक्शन में। कंट्रीब्यूशन जो जीवीए का है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन का, ये यहाँ पे इंक्रीज़ होना चाहिए फिशरी सेक्टर्स का। उसके बाद जो एक्सपोर्ट अर्निंग है वो हमारा डबल होगा 2024-25 तक। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है एक्वाकल्चर से। पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस हो रहा है उसको रिड्यूस करना है। हमारे जो डोमेस्टिक फिश कंजप्शंस है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। जनरेट करना है 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे जनरेट होगा। उसके बाद बेनिफिशरीज़ को एक्सटेंड करना है, यानी कि यहाँ पे कौन कौन से बेनिफिशरीज़ हैं, तो फिशर्स होंगे, फिश फार्मर्स होंगे, फिश वर्कर्स होंगे, फिश वेंडर्स होंगे, स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स होंगे, वीमेन होंगे, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होंगे। तो ये सारे लोग को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जो कि मत्स्य पालन के तहत जो है ये सारे बेनिफिशरीज़ यहाँ पे इंक्लूड होंगे। अगर इसमें हम लोग इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी देखें इस स्कीम का, तो इस स्कीम को 2 तरीके से यहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक तो सबसे पहले कि ये अम्ब्रेला स्कीम है, यानी कि मत्स्य पालन स्कीम पूरी तरीके से आपका बहुत बड़ा स्कीम है। कोई भी अम्ब्रेला स्कीम होता है तो ये मत्स्य पालन यानी फिशरी सेक्टर्स में ये बहुत बड़ी स्कीम है। इसके अंदर आपको जो है ना छोटे छोटे सब यहाँ पे स्कीम्स देखने को मिलेंगे, जो कि छोटे छोटे पार्ट में आपके डिवाइड होंगे। ठीक है, तो ये अम्ब्रेला स्कीम कहने का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर्स का सबसे बड़ा स्कीम। जैसे कि आयुष्मान भारत देखते हैं आप लोग, तो आयुष्मान भारत कहने का मतलब है कि हेल्थ सेक्टर की आज तक की हमारी इंडिया की सबसे बड़ी स्कीम है। इसके अंदर आपको छोटे छोटे सब स्कीम्स जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिशरीज़ के लिए अगर देखें तो यहाँ पे इससे पहले तो ऐसा खास स्कीम था नहीं, तो इसलिए इसको कहा गया है कि ये अम्ब्रेला स्कीम है। अब इसको जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2 तरीके से किया जाएगा। एक है इसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेकेंड है इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जैसा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जैसा यानी कि कुछ स्कीम्स ऐसे होंगे जिसमें कि 100% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, और कुछ स्कीम ऐसे होंगे जिसमें कि आपका
जो पार्टीशन होगा, यानी कि कुछ परसेंट ऑफ फंड्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, कुछ परसेंटेज ऑफ फंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। पे आप देखोगे कि क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच भी होगा। क्लस्टर कहने का मतलब है कि कुछ यहाँ पे आपके ग्रुप्स होंगे जो कि आपका इस तरीके से इस स्कीम को पूरी इम्प्लीमेंट करने के लिए अप्रोच करेंगे। ट्रस्ट भी यहाँ पे दिया जाएगा, जिससे कि न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ भी आपका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही कुछ एक्टिविटीज़ होंगे जैसे कि मैरीकल्चर है, सी वीड यहाँ पे कल्टीवेशन है, ऑर्नामेंटल फिशरीज़ है। तो ये सारी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है ना कि इसमें हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा खासा प्रमोट होगा। कुछ फोकस्ड अटेंशन भी है, तो ये किस किस सेक्टर में दिया जाएगा, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में फिशरीज़ डेवलपमेंट करना है, लद्दाख वाले एरिया में, आइलैंड वाले एरिया में, नॉर्थ ईस्ट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो ये सारे एरिया में जो है फिशरीज़ डेवलपमेंट करना है। जम्मू एंड कश्मीर में करना है जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। लद्दाख वाले एरिया में करना है, सेम है। आइलैंड हमारे यहाँ है, जैसे आप लोग देख सकते हो कि लक्षद्वीप हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, तो ये सारे आपका जो अंडमान एंड निकोबार है, तो ये सारे एरिया में आपका काम करना है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहने का मतलब है कि जो 117 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट खोजा गया है नीति आयोग के द्वारा कि ये आपका अति पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं है, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना उनके लिए यहाँ पे मेनली जो है एक जॉब प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगा, तो उसके लिए इस तरीके का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे फिशर्स और जो फिश फार्मर है उनको कलेक्टिव किया जाएगा, यानी कि एक साथ किया जाएगा। और कैसे एक साथ होंगे, तो यहाँ पे जो फार्मर FPO था, तो इसी में आपका फिश फार्मर जो है प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपका बनाया जाएगा। तो इस तरीके से जो है फिशरीज और जो फार्मर्स है उनको एक साथ लाया जाएगा, जिससे कि जो फिशर्स के और फिश फार्मर्स के जो पावर है ना उसकी बार्गेनिंग यहाँ पे इंक्रीज़ हो पाएगी। इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि आप लोग देखते हो कि क्रॉप सबको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आपके पोस्ट हार्वेस्ट में जो है अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम हो गया, लैक ऑफ जो कोल्ड स्टोरेज होता है उसके कारण, या फिर आप लोग देखो कि किसी नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण क्रॉप बर्बाद हो गए, तो इसमें क्या है कि कवर इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और इस तरीके का जो है ना फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है फिशरिंग सेक्टर्स में। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है, आज के डेट में आप लोग देख रहे हो कि हर एक सेक्टर्स में जो है ना गवर्नमेंट ट्राई करे कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हो। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ जो है प्राइवेट सेक्टर्स को क्यों हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे वो रेलवे में हो, आप लोग देख ही रहे हो, तो हम लोग क्यों प्राइवेट सेक्टर्स को आज के डेट में इतना बढ़ावा दे रहे हैं। इसके पीछे कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला है कि प्राइवेट सेक्टर्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है, फंड मिलेगा हमें। सेकेंड है कि एफिशिएंसी बढ़ेगी उस चीज़ की, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों को पता है कि काम बहुत सॉलिड होता है, बहुत अच्छा होता है। थर्ड है कि आपको टाइम बाउंड मैनर में जो है ना कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हुए दिखेगा, क्योंकि वो टाइम के पक्के होते हैं। तो ये सारी कुछ यहाँ पे आप लोग को प्रॉफिट देखने को मिलता है जो कि प्राइवेट सेक्टर्स को इंक्लूड किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम होता है गवर्नमेंट की स्कीम्स का कि लैक ऑफ फंड्स हो जाता है, कि गवर्नमेंट के पास जो है ना क्रंचेस हो जाती, फंड की कमी हो जाती है। फंड की कमी जो है हम लोग डिफरेंट तरीके से इसको ओवरकम करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर्स अगर हम लोग के यहाँ का इंक्लूड होगा तो उससे क्या होगा कि नए इनोवेशंस आएंगे, बिजनेस सही तरीके से हो पाएगा, फंड का जो भी कमी है वो पूरा आपका हो पाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फिशरीज सेक्टर्स में जो मत्स्य पालन आपका योजना लाया गया है उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी इंक्लूड है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में, तो यहाँ पे क्या किया गया कि जैसे ही आप लोग देखिए कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने के बाद क्या कहा गया था कि जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है आप सिर्फ वो परचेज़ कर सकते हो। और एसेंशियल कमोडिटीज़ को परचेज़ करने के लिए यहाँ पे जो है एक कानून था ऑलरेडी हमारे यहाँ, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, जिसको यहाँ पे अमेंड किया गया। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये अमेंड किया गया है और एम इसका यही है ना कि एक अच्छा खासा बेटर प्राइस रियलाइजेशन प्रोवाइड करे, किसको, फार्मर्स को, और एग्रीकल्चर वाले सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट हो सके। तो क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर फूड स्टफ़ है इसमें किस किस चीज़ को इंक्लूड किया गया है, इसमें सीरियल्स है, एडिबल ऑयल है, ऑयल सीड्स है, पल्सेस, ओनियन, पोटैटो, तो ये सब जो है ना इसको आपका जो EC है यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है इससे आपका हटा दिया गया है और इसको डीरेगुलेट कर दिया गया है। इसमें क्या था ना कि आपका एसेंशियल कमोडिटीज़ में जितने कमोडिटीज़ आपके इंक्लूड होते थे और इसको रेगुलेट किया जाता था, तो इसमें क्या होता था कि बेटर रिटर्न नहीं मिल पाता था फार्मर्स को ना ज़्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं मिल पाता था, फार्मर्स के पास जो है ज़्यादा ऑप्शन नहीं हो पाते थे, उनको जो है ना जितना भी मार्केट में जो प्राइस दिया जा रहा है उस वही उनको प्राइस मिलता था। अब क्या है कि यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर फूड स्टफ़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगेन इसमें आप लोग देख सकते हो कि पोटैटो, ओनियन, पल्सेस है,
ऑयल सीड्स, सीरियल्स, एडिबल ऑयल है, इन सब के बिना तो हम लोग जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। इन सब ये सारी चीज़ें तो हमें डे बाय डे एसेंशियल होती है। तो अगर इसको इस कमोडिटीज़ एक्ट से, कानून से अगर बाहर रख देते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि फार्मर्स की यहाँ पे थोड़ी सी फ्रीडम मिल पाएगी कि वो अपना जो है अपने प्रोडक्ट्स को वो अपने हिसाब से वो बेच सके, मंडी में वो बेच सके जहाँ उनका ज़्यादा बार्गेनिंग पावर है, जहाँ उनको ज़्यादा पैसे में अगर उनकी सब्जी बिक रही है तो वो वहाँ बेचना जो है प्रेफर करेंगे। इसी के साथ देखिए स्टॉक लिमिट्स, तो स्टॉक लिमिट्स भी आपका जो है ना ये इम्पोज नहीं किया गया है इन सारे कमोडिटीज़ में, एक्सेप्ट कुछ नेशनल कैलेमिटीज़ जो आप लोग देखते हो कि अभी जैसे इस तरीके का आ चुका है कोरोना, तो इसको भी आप लोग नेचुरल कैलामिटीज़ ही कहोगे। फैमाइन है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्जेस है प्राइस में, यानी कि जैसे आप देखते हो ओनियन की प्याज प्राइस बहुत बढ़ गई, या फिर आप लोग देखते हो दाल की प्राइस बहुत बढ़ गई। तो उन सारे केसेस में जो है ना आपका इस तरीके के कमोडिटीज़ में स्टॉक लिमिट करना है, लेकिन ऐसे स्टॉक लिमिट अब इम्पोज नहीं किया जाएगा। ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म, इसमें क्या है ना कि करंट सिनेरियो क्या है कि अब तक जो है फार्मर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाउंड थे कि वो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सिर्फ और सिर्फ जो भी एपीएमसी है उसी में वो बेचेंगे, यानी कि वहीं पे वो अपना सेल कर सकते हैं एज़ पर द एपीएमसी एक्ट। क्योंकि इससे क्या हुआ था ना कि जो फार्मर्स का दायरा है ना वो बहुत कम हो गया था, और फार्मर्स मजबूर हो गए थे कि वो अपनी जितनी भी प्रोडक्शन है उसको आकर यहीं पर वो बेचने वाले हैं, इसी कानून के तहत बेचने वाले। कानून के तहत अगर चलना है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, और कानून के बिना चलने में क्या प्रॉब्लम है। कानून के अगर तहत चलना होता है ना तो हम लोग क्या होते हैं ना कि हम लोग लिमिट हो जाते हैं, हम लोग जो है ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम लोग कानून से बाहर आ जाते हैं तो हमारे पास सो मेनी ऑप्शंस होता है। हम लोग थोड़ा अपना जो है जिसको कहते हैं ना कि बैक ऑफ द माइंड, जो यानी कि एकदम बियॉन्ड द माइंड जाकर भी हम लोग सोचते हैं कि क्या करना है नहीं करना है, तो उस तरीके का भी चीज़ होता है। तो यहाँ पे क्या था ना कि एपीएमसी एक्ट में जो है फार्मर्स को बाउंड कर दिया गया था, तो इस चीज़ को अब हटा दिया गया है, यहाँ से फ्री कर दिया गया है। एक सेंट्रल लॉ है जिसको कि फॉर्मुलेट किया गया है। अब इसमें क्या है कि फार्मर्स के ऊपर चॉइस है कि वो अपने जो है अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर, उनको जहाँ ज़्यादा आलू का दाम मिलेगा वो वहीं पे आलू बेच सकते हैं। तो ये रखा गया है। बैरियर फ्री इंटर स्टेट ट्रेड है, यानी कि जो आपका व्यापार होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो एकदम बैरियर फ्री है। फ्रेमवर्क है ई ट्रेडिंग का, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो है ना आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का भी यहाँ पे फ्रेमवर्क रखा गया। इनडायरेक्टली अगर देखें तो ये कानून जो है एक आप देखोगे कि लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपको पता है कि हमारे गवर्नमेंट हमेशा कहते हैं कि उसको हम लोग को प्रमोट करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, तो इसलिए उसके ऊपर जो है एक लीगल फ्रेमवर्क रखा गया है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पे एक फैसिलिटेटिव लीगल फ्रेमवर्क है जिसको कि क्रिएट किया जाएगा, और इससे फार्मर्स को ये अनेबल किया जाएगा ना कि वो अपने प्रोसेसर के साथ, एग्रीगेटर्स के साथ, लार्ज रिटेलर्स के साथ वो इंगेज कर सकते हैं, या फिर वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और वो भी सही दाम में और ट्रांसपेरेंट मैनर में। जो रिस्क मिटिगेशन है फार्मर्स के लिए तो वो भी यहाँ पे देखा जाएगा, किसी भी तरीके का अगर रिस्क है अच्छा खासा रिटर्न उनको दिया जाएगा, क्वालिटी पे ध्यान दिया जाएगा। ये सब जो है ना इस फ्रेमवर्क का इंटरनल पार्ट है। अगर हम लोग देखें कि नीड क्या है, इस तरीके की फ्रेमवर्क क्यों बनाई जा रही है, तो जनरली फार्मर्स के पास जो है ना वो अच्छा खासा जो आप देखोगे कि डोंट हैव इन्फोर्सेबल स्टैंडर्ड मैकेनिज्म, कि उनके पास इस तरीके का स्टैंडर्ड मैकेनिज्म नहीं होता है कि वो अपने कमोडिटी का सही तरीके से प्राइस को प्रिडिक्ट कर सके। ठीक है, शो करने से पहले, यानी कि जो आप देखते हो कि इसका जो है क्रॉप का जो है आपका जो शो किया जाता है उससे पहले ही जो है वो यहाँ पे सही तरीके से प्राइस जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए इस तरीके का मैकेनिज्म का ज़रूरत है। कुछ और देख लेते हैं अदर इनिशिएटिव जो कि इस पैकेज में रखा गया है। तो सबसे पहला है कि नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, ये जो लॉन्च किया गया है, ये आप लोग देखोगे कि दो बहुत बड़ी डिजीज़ है, हम लोग PT 365 में भी पढ़े थे। सबसे पहला है फुट एंड माउथ डिजीज़ एंड सेकेंड इज़ ब्रुसेलोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है आपको, छोड़िए मैं ही बता देती हूँ। फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है ये वायरस से होने वाला डिजीज़ है, जो कि आप लोग देखते हो कि गाय वगैरह के माउथ में और जो फुट में ना एक अलग तरीके का वायरस लग जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, उनको खा नहीं पाते हैं वो लोग, चल नहीं पाते, इस तरीके की प्रॉब्लम है। ब्रुसेलोसिस एक बैक्टीरिया से होता है, और उसके कारण भी जो है ना आपको देखने को मिलेगा कि गाय जो है ना वो उनके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो जाता है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाती है, या फिर प्रेग्नेंट के टाइम में उनको जो है एक तरीके का डिजीज़ हो जाता है। ठीक है, और अगर इस प्रोग्राम के बारे में देखें तो ये आपका जो इंश्योर किया गया था 100% वैक्सीनेशन यहाँ पे दिया जाएगा कैटल, बफेलो, शिप, गोट, पिग पॉपुलेशन को। और टिल डेट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1.5 करोड़ काउज एंड बफेलो को इस तरीके से वैक्सीनेटेड किया गया है, उनको दिया गया है वैक्सीन, और भी यहाँ पे टारगेट किया गया है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात किया गया है इस पैकेज में, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इस तरीके की फंड है, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस फंड का एम है कि यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करना, और कहाँ, तो डेयरी प्रोसेसिंग में, एग्रीकल्चर वैल्यू एडिशन में, साथ ही कैटल फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में। इस स्कीम के अंदर क्या है कि जो इंसेंटिव्स है वो यहाँ पे दिया जाएगा, जिसके थ्रू जो है जो प्लांट है वो इस्टेब्लिश कर सके, और यहाँ पे जो नीश प्रोडक्ट है उसकी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो सके, वो भी एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर्स के अंदर ही। बी कीपिंग इनिशिएटिव है। बी कीपिंग क्या है? बी कीपिंग एक लाइवलीहुड है जिसमें कि इस तरीके का आप लोग देखते हो कि मधुमक्खी को जो है ना उसको वो लोग पालते हैं, तो इस तरीके का भी जो है एक्टिविटी किया जाता है रूरल एरिया में। इससे क्या होता है ना कि जो क्रॉप्स है उसकी क्वालिटी बढ़ती है, यील्ड इंक्रीज़ होता है, वो भी पॉलिनेशन के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें होती है। साथ ही यहाँ पे हनी भी प्रोवाइड होता है, इसे बी कीपिंग करने से जो है हनी की कभी कमी नहीं होगी, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही इससे क्या होगा कि बी कीपिंग जो है ना, सपोर्ट करने से बी कीपिंग को गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके का लॉन्च किया गया, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, क्योंकि एक सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगी तभी एक अच्छा काम हो पाएगा। बी कीपिंग जो है कलेक्शन सही तरीके से हो पाएगा, हनी कलेक्शन हो पाएगा, इसका मार्केटिंग सही तरीके से कर पाएंगे, इसकी स्टोरेज सेंटर बना पाएंगे, पोस्ट हार्वेस्ट और जो वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज़ है उस पर सही तरीके से ध्यान दिया जाएगा। जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, और साथ ही साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है वो भी डेवलप हो जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाएगा इस सेक्टर्स का, और स्पेशल ट्रस्ट देखें तो विमेन फार्मर्स का, क्योंकि बी कीपिंग ये सारी चीज़ जो है ना विमेन के अंदर आता है, वो अच्छा खासा काम करती है इसमें। ये जो स्कीम है इससे क्या हो पाएगा कि ऑलमोस्ट आप लोग देखोगे कि 2 लाख जो बी कीपर्स हैं उनकी यहाँ पे इनकम इंक्रीज़ हो पाएगी, और क्वालिटी हनी जो है ना वो कंज्यूमर को मिल पाएगा। क्योंकि अगर आप लोग भी गाँव वगैरह अगर आप लोग गए हो, वहाँ से बिलोंग करते हो, तो आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से फील किए होंगे कि वहाँ के लोग जो है ना एकदम शुद्ध दही मध खाते हैं। ठीक है, दही बोल रही थी मैं, शुद्ध जो है वो हनी खाते हैं, और हम लोग क्या खाते हैं यहाँ पे पतंजलि की, डाबर की हनी। तो ये आपका प्योर तो नहीं होता है ना, इसमें आप लोग देखते हो कि बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स एंड ऑल मिलाए जाते हैं, तो ये आपका उस तरीके का नहीं होता है। प्योर हनी मैंने भी टेस्ट किया है, वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट होते हैं, लेकिन वो इस तरीके का आपको ना ही डाबर में क्वालिटी देखने को मिलेगा और ना ही यहाँ पे पतंजलि का, बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं कि नहीं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हर्बल कल्टीवेशन के लिए प्रमोशन का भी बात रखा गया कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे 10 लाख जो हेक्टेयर ऑफ लैंड है उसकी कवरेज यहाँ पे की जा रही है, और वो भी हर्बल कल्टीवेशन के तहत, और ये नेक्स्ट 2 ईयर्स तक किया जाएगा। कुछ और यहाँ पे स्टेप्स अगर देखें तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, जिसमें कि 2.25 लाख हेक्टेयर एरिया को यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स जो है उसकी कल्टीवेशन सही से हो सके। साथ ही साथ यहाँ पे इस बोर्ड की बात करें तो इसमें 800 हेक्टेयर एरिया को इसके अंदर लाया जाएगा हर्बल कल्टीवेशंस के लिए, और यहाँ पे एक मेडिसिनल प्लांट का कॉरिडोर भी आपका जो है बनाया जाएगा। कॉरिडोर मीन्स गलियारा होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखते हो कि गंगा की यहाँ पे आपकी बैंक है, तो उसके अगल बगल एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसमें कि सही तरीके से मेडिसिनल प्लांट जो है वो यहाँ पे ग्रो कर सके। इसका एम है कि एक नेटवर्क बनाना है रीजनल मंडीज़ का, वो भी मेडिसिनल प्लांट का, तो ये भी यहाँ पे एक एम है, तो इसलिए यहाँ पे इसको देखिएगा। कुछ और इनिशिएटिव में हम लोग क्या क्या देखें, सबसे पहले जो है जो मेन अभी डिजीज़ फैला हुआ था एनिमल्स के लिए, कैटल्स के लिए, ये है फुट एंड माउथ डिजीज़ एंड ब्रुसेलोसिस, इसके लिए भी 100% वैक्सीनेशन की बात की गई है। सेकंड इसके एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लाया गया एनिमल हस्बेंड्री के लिए, जिससे कि डेयरी प्रोसेसिंग अच्छे से हो सके, एग्रीकल्चर वैल्यू एडिशन हो सके। थर्ड है बी कीपिंग इनिशिएटिव विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड फॉर वुमेन पर्सपेक्टिव, कि वुमेन की इनकम यहाँ पे इंक्रीज़ हो पाएगी, और जो भी इस फील्ड में इनके इंगेज है उनको यहाँ पे उनके लिए एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, जिससे कि वो बेटर तरीके से कलेक्ट कर सके, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो ये सारा काम करने के लिए। एंड नेक्स्ट इस यहाँ पे हर्बल कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स देखते हैं, जो कि इस पैकेज में अनाउंस किया गया है। तो पॉलिसी और स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स जो है वो अनाउंस किया गया है, जिसके थ्रू फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट हो सके, और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करना है, अपग्रेड करना है, जिससे कि हमारी यहाँ पे ग्रोथ बढ़ सके और जॉब भी है अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, सिग्निफिकेंट मेजर्स देखते हैं क्या क्या अनाउंस किया गया है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे फैक्टर आता है वो है कोल। ठीक है, कोल सेक्टर को देखें तो यहाँ पे कमर्शियल माइनिंग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कोल सेक्टर में। इट मीन्स कि इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जितना कोल हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है उतनी ही कोल हम लोग जो है बाहर वाले कंट्री से भी जो है इंपोर्ट करते हैं। तो सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ कोल की खाद्यान्न तो कम नहीं है, झारखंड वाला एरिया में चले जाइएगा तो वहाँ आपको बिल्कुल भी कमी नहीं देखने को मिलेगा, बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग उतना इंपोर्ट भी करते हैं। एंड इम्पोर्ट इसलिए करते हैं कि जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है कोल उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, दैट्स वाई हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है गुड क्वालिटी की। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग को इम्पोर्ट कम करना होगा, सेल्फ रिलायंस इंक्रीज़ करनी है कोल के प्रोडक्शन में, और इसका ऑब्जेक्टिव
यही है कि हम लोग यहाँ पे जो है ना कंपटीशन इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, और कोल का जो यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कोल माइनिंग होती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आ पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी तरीके का रिफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि पार्टनरशिप पैटर्न यहाँ पे चेंज हो रहा है प्राइवेट सेक्टर के साथ, और जो रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म है वो भी चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एंट्री नॉर्म्स अगर इस सेक्टर्स का देखें तो उसको भी लिबरलाइज़ किया गया है, यानी कि जो भी यहाँ पे आकर अपना माइनिंग वगैरह करना चाहते हैं वो कुछ नॉर्म्स है, यानी कि 2-3 आपका जो है स्टेप्स है जिसके थ्रू यहाँ पे जो है इस सेक्टर्स में इंक्लूड हो सकते हैं। पहले बहुत कॉम्प्लेक्स था, अब यहाँ पे जो है आपका इसको जो है कम कर दिया गया है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। नो एलिजिबिलिटी कंडीशन रखा गया है, कोई न्यू लोग अगर इस सेक्टर्स में आना चाहते हैं कोल सेक्टर्स में तो उनके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब नहीं है। एक्सप्लोरेशन को ओपन किया गया है, एक्सप्लोरेशन कम प्रोडक्शन रिजिम को, और ये पार्शियली एक्सप्लोर्ड ब्लॉक के लिए रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे डाइवर्सिफाइड किया गया है, यानी कि डाइवर्सिफाइड अगर कहने को डाइवर्सिफाइड अगर हम लोग देखें, एक सेकेंड, हाँ ये कलर मुझे पसंद नहीं, आई लाइक रेड। डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटी है कोल सेक्टर्स में, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कितना है तो 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। कोल गैसिफिकेशन किया जा रहा है, कोल गैसिफिकेशन को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, और साथ ही साथ इससे क्या होगा ना कि एक अच्छा खासा जो है कोल गैसिफिकेशन कहने का मतलब है कि इसमें क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो कोल से जो यहाँ पे इमिशन होता है वो इमिशन कम हो पाएगा, तो इससे हमारा इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट होता है कोल का इस्तेमाल करने से तो वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो पाएगा। इन्वेस्टमेंट जो 50,000 करोड़ का किया जा रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी किया जाएगा, जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो हमारी कोल इंडिया लिमिटेड है उसकी यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ पाएगी, और जो टारगेट है 1 बिलियन टन्स ऑफ कोल प्रोडक्शन का 2024 का, उसको भी हम लोग सस्टेनेबल मैनर में यानी कि सही तरीके से उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। सेकंड है कि यहाँ पे कोल सेक्टर को लिबरलाइज करना, यानी कि जो कोल बेड मिथेन है एक्सट्रैक्शन राइट, इसको भी ऑक्शन में लगाया गया, यानी कि नीलामी हो सकता है अब यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड से। और साथ ही साथ जो हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, एक रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये हर साल पब्लिश होती है, तो इस मेजर्स में अगर हम लोग देखें जैसे कि माइनिंग प्लान सिंप्लीफिकेशन हो पाएगा, इससे हम लोग ऑटोमेटिक 40% जो है ना एनुअल प्रोडक्शन, यानी कि एक साल में जो है कोल की प्रोडक्शन 40% तक यहाँ पे हमारा बढ़ पाएगा। कंसेशनल है, कंसेशन यहाँ पे दिया जाएगा कमर्शियल टर्म्स में, जैसे कि रिजर्व प्राइस रखा गया है, जो ऑक्शन किया जाएगा ना नॉन पावर कंज्यूमर के द्वारा, तो उसके लिए यहाँ पे आपका रिजर्व प्राइस रहेगा। ऐसा नहीं कि प्राइस बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, और ये रिजर्व प्राइस कहने का मतलब है कि लोएस्ट प्राइस है जिसमें कि यहाँ पे जो चाहते हैं बेचना अपने आइटम को वो यहाँ पे बेच सकते हैं, और जब यहाँ पे ऑक्शन खत्म हो जाएगा तो जो बिडर होंगे ना उनको यहाँ पे रिजर्व प्राइस नहीं मिलेगा, तो रिजर्व प्राइस सिर्फ उनको मिलेगा जो कि इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, नीलामी करेंगे, वो मिनिमम से मिनिमम प्राइस होगा, उसके बाद ये मिनिमम प्राइस नहीं होगा। तो इस तरीके का भी यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है जिससे कि हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो एट एनी कॉस्ट बढ़ सके। मिनरल सेक्टर में देखिए तो मिनरल सेक्टर में क्या है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है मिनरल सेक्टर में, और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि 500 न्यू माइनिंग ब्लॉक को जो है ना वो ऑफर किया जाएगा, वो भी ओपन और ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेस से, ठीक है। और यहाँ पे न्यू मैकेनिज्म भी रखा जाएगा जॉइंट ऑक्शन, यानी कि बॉक्साइट और जो कोल मिनरल ब्लॉक है उसके लिए एक न्यू मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में जो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो सके। इससे क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है उसमें आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा। कुछ और पॉलिसी अगर हम लोग रिफॉर्म देखें तो पहला है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस के बीच में जो डिस्टिंक्शंस है उसको हटाना है, और यहाँ पे जो माइनिंग लीजेस है ना यानी कि माइनिंग को जो लीज में दे दिया जाता है, जैसे कोल माइनिंग करना है या फिर मिनरल कोई किसी भी तरीके का अगर माइनिंग करना है, मान लीजिए कि मेरी कोई ज़मीन है तो मैं आपको जो है 10 साल के लिए लीज़ में दे दूँगी कि आप वहाँ पर माइनिंग का काम करो, जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है उससे कुछ शेयरिंग जो है मेरा होगा, बाकी आपका रहेगा। तो ये जो माइनिंग लीज का जो ट्रांसफ़र है ना वो सही से हो सके। अगर सरप्लस हो जाता है, जो मिनरल्स आप देखोगे अनयूज्ड मिनरल्स अगर बच जाता है तो उस सरप्लस को भी जो है अच्छे से सेल कर सके, तो ये सारा काम यहाँ पे किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके के आपके रिफॉर्म में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कोल। अब अगर सिविल एविएशन के बारे में देख लेते हैं तो सबसे पहला बात यहाँ पे यही कहा गया है कि एफिशिएंट एयर स्पेस मैनेजमेंट करना है। प्राइमरी एम यही है कि जो फ्लाइंग कॉस्ट है ना फ़्लाइट का उसको यहाँ पे कम करना है। आप लोग कभी जानते हो कि ये फ़्लाइंग कॉस्ट इतना ज़्यादा क्यों होता है, फ़्लाइट की ट्रैवल इतनी कॉस्टली क्यों है, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो है अभी तक फ़्लाइट में नहीं बैठ पाते हैं। तो प्रॉब्लम यही है ना कि यहाँ पे जो एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है जिसको कि ATF बोलते हैं, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और सेकेंड रीज़न ये होता है कि हम लोग जो है ना एयर स्पेस को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी कि आप लोग देखते होंगे कि कभी जो है ना बहुत सारी फ़्लाइट ऐसी होती है ना कि
वाया करके होती है, यानी कि अगर आप लोग को बैंगलोर टू कोलकाता जाना है तो ये वाया दिल्ली होता है। या फिर आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो थोड़ा आप लोग देखोगे कि वाया करके जो होता है ना, यानी कि हर एक एयर स्पेस नहीं यूज़ करने के लिए दिया जाता है, काफ़ी रेस्ट्रिक्शन होता है कि हर एक एयर स्पेस आप लोग फ्लाइट में यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये भी होता है कि लंबे समय का तय करना पड़ता है, जहाँ पे आप 1.5 घंटे में पहुँच सकते हो तो वो आपका 3 घंटे में पहुँच जाता है। तो 1.5 घंटे जो एक्स्ट्रा चल रहा है तो उसका कहीं ना कहीं कॉस्ट आपसे तो वसूलेंगे ही ना। तो ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है ना कि अभी अभी आज के डेट में आप देखो कि सिर्फ 60% इंडियन एयर स्पेस जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। और अब क्या है कि जो रेस्ट्रिक्शन किया जाता है कि इंडियन एयर स्पेस में कि कितना इस्तेमाल करना है, तो इसको अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन को थोड़ा ईज़ किया जा रहा है, ठीक है, कम किया जा रहा है, रेस्ट्रिक्शन हटाने की बात की जा रही है, जिससे कि सिविल पैसेंजर का जो फ़्लाइट है ना वो यहाँ पे मोर एफिशिएंट हो सके और साथ ही साथ यहाँ पे अफोर्डेबल भी हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एयर स्पेस को यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो है आप लोग आसानी से पहुँच जाओगे, वाया करने का ज़रूरत नहीं होगा कि आप लोग जो है ना अगर पुणे टू अगर आप लोग झारखंड जा रहे हो, रांची जा रहे हो, तो वो कोलकाता वाया कोलकाता होगा, तो फिर तो आप लोग समझ रहे हो कि रूट कितना ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है, उतना जाने का भी ज़रूरत नहीं होता। तो इससे बहुत खर्च बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना एयर स्पेस का यूटिलाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऐसे देख सकते हैं आप लोग 1000 करोड़ पर ईयर जो है ना एविएशन सेक्टर्स को यहाँ पे बेनिफिट होगा। बहुत घाटा भी होता है, इसलिए भी आप लोग देखते हो क्योंकि आप लोग देखोगे ना कि हमारे यहाँ जो 28 स्टेट है उसमें आप लोग को 28 स्टेट में जो है आप लोग को बस एक एक जगह जो मेन उसकी कैपिटल होती है उसी में आप लोग को देखने को मिलेगा कि एयरपोर्ट है। बाकी एक स्टेट में आप लोग को 2 भी एयरपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन एक तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए मेजोरिटी। जैसे रेलवे कनेक्टिविटी कैसी है, बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, उसी तरीके से अगर हमारी एयरप्लेन की कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी ना तो फिर कॉस्ट इतना महंगा नहीं रहेगा। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा एयर स्पेस का, तो फ्यूल यूज़ भी कम लगेगा, रिडक्शन होगा, टाइम भी कम लगेगा, साथ ही साथ पॉजिटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी होगा। एयरपोर्ट की अगर बात करें तो ये जो रिफॉर्म है इसका एम यही है कि वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट हमारे इंडिया में बनाना है और पीपीपी मॉडल में बनाना है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके बनाना है। साथ ही अगर देखें तो यहाँ पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके द्वारा अवार्ड किया गया है कि 3 एयरपोर्ट को, यानी कि 6 जो था जिसमें कि ऑपरेशन गया आपका 6 से जो है ना 3 एयरपोर्ट को यहाँ पे बिडिंग अवार्ड किया गया, वो भी ऑपरेशन और मेंटेनेंस करने के लिए पीपीपी मोड बेसिस पे। 6 मोर एयरपोर्ट है जिसको कि आइडेंटिफाई किया जाएगा सेकेंड और थर्ड राउंड के बिडिंग में। एमआरओ भी एक होता है जैसे कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल है। इसका मतलब है, इसका एम यही है कि ग्लोबल हब बनाना है एयरक्राफ्ट एमआरओ ऑपरेशन का। और इससे क्या होगा कि जो टैक्स रिजीम है एमआरओ इकोसिस्टम का इंडिया में वो रैशनलाइज हो पाएगा और इससे हम लोग जो है ना जो हमारा डिफरेंस है कन्वर्जेंस हो पाएगा, किसमें, तो डिफेंस सेक्टर्स में भी और सिविल एमआरओ में भी, ठीक है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पोटेंशियल बेनिफिट क्या है, पोटेंशियल बेनिफिट है कि एयरक्राफ्ट जो कंपोनेंट रिपेयर है और एयर फ्रेम मेंटेनेंस इंडस्ट्री है तो वो यहाँ पे आपका इंक्रीज़ हो पाएगा। अभी कितने के है तो 800 यहाँ पे करोड़ का है, तो ये आपका बढ़ के जो है ना 2000 करोड़ का नेक्स्ट 3 ईयर्स में हो जाएगा, जिससे कि हमारा इस सेक्टर्स में जो बिज़नेस है ना और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मेजर इंजन अगर हम लोग मैन्युफैक्चर का देखें इस वर्ल्ड में तो वो भी इंकरेज किया जाएगा और साथ ही साथ मेंटेनेंस कॉस्ट अगर हम लोग डोमेस्टिक और फॉरेन एयरलाइंस का देखें तो वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे किया जा रहा है हमारे एयरपोर्ट और सिविल एविएशन सेक्टर्स में। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग हाउसिंग के साथ स्टार्ट करेंगे, कुछ और पॉइंट्स है जिसको कि हम लोग नेक्स्ट लेसन में पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये लेसन हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो। तो अगर हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कीजिए, बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और फिर भी कोई डाउट करे, सजेशंस है तो कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।